औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? पहले हमने डिस्कस अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है कि क्या टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सिलेक्शन ऑफ मेथड टेक्निक कि हमने जब कोई भी लेक्चर डिलीवर करना है तो कौन सा अप्रोप्रिएट होता है, किस लिए हम कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने मेथड को, किस तरीके से करते हैं, कौन सी गाइडलाइन सामने होनी चाहिए जिनको रखते हुए हमें अपना मेथड सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये तमाम इंशाल्लाह ताला आज हम अपनी ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली सबसे पहले कि हाउ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मेथड, कि कैसे हम अपना जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है मेथड है उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो है कि क्लैरिफाई योर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अपने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लैरिफाई करें। कैसे? जैसे जब भी हम कोई लर्निंग एक्टिविटी करते हैं तो हम तब तक नहीं कर पाते जब तक हमारे एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो जब तक हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे हम उसको कभी भी जो अपना मेथड है, किस तरीके से हम अपने मेथड को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हमारा कौन सा मेथड होना चाहिए जिसके ज़रिए हमने अपना जो टीचिंग लेक्चर है उसको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि जब तक कोई भी लेक्चर किसी भी लेवल पे कोई भी मेथड आप तब तक अडॉप्ट नहीं कर सकते जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं। तो जब तक एक एज अ ओन टीचर उसको नहीं पता कि आज मैंने जाके क्या डिलीवर करना है, मेरे पास कौन सा कंटेंट है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस तरीके से मैं उसको डिलीवर करूंगा, जब तक ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी वो कभी भी एक सूटेबल इन्वायरमेंट में, कभी भी सूटेबल जो अपना मेथड है उसको अडैप्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि क्लैरिफाइंग योर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। If you are satisfied that you know exactly what your educational objectives, it means कि जब आप satisfied होते हैं कि आपकी educational objectives हैं क्या, whether these are contained in traditional aims, उनको बेशक हम ट्रेडिशनल एम्स में करें, लर्निंग आउटकम्स की फॉर्म में करें, और फ्रॉम और इन टर्म्स ऑफ competencies डिस्क्रिप्टर्स प्रोसेस्ड डायरेक्टली टू दिस स्टेज। कि उन्होंने देखिए इसका बेसिकली पर्पस ये है कि हमें जो लर्निंग आउटकम्स अपने अचीव करने हैं या बेसिकली जो हमारे एम्स है उसको अचीव करने के लिए जो हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड टू योर ऑब्जेक्टिव्स, उसमें फिर आपके लिए जो मेथड की सिलेक्शन है वो करना आसान होगी। सेकंड स्टेज क्या है? प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड। वो किस तरीके से आप करेंगे? जब तक आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे आप अपने लेक्चर की सिलेक्शन उस मैनर्स में नहीं, लेक्चर डिलीवर कर लेंगे आप, कुछ भी जाके कर लेंगे, कोई भी आप अपने मेथड से जाके बच्चों को पढ़ा देंगे, लेकिन जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अचीव नहीं होंगी। बेसिकली जो एम है ना वो अचीव नहीं होगा जिस एम के थ्रू आप वो लर्निंग आउटकम्स अचीव करना चाहते हैं। If you are an experienced teacher, you will probably be able to choose an appropriate method. कि अगर आप जाहिर है आपको एक एक्सपीरियंस टीचर को पता होता है कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ उससे जो बेस्ट आउटकम्स आ सकती हैं, कौन से लेवल पे मेथड यूज़ होना चाहिए, एक स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड तो किस तरीके से ये तमाम चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें नो डाउट कि एक्सपीरियंस टीचर जो है उसको वेल मैनेज अंदाज में मैनेज कर सकते। Stage 3 है determining whether your student will be comfortable with the chosen method। देखें जब आप कोई भी मेथड चूज करते हैं, अप्रोप्रिएट मेथड, टीचिंग मेथड, कि जब भी आप कोई करते हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या मैं जो मेथड यूज़ कर रही हूँ आया कि मेरे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। बेसिकली तो पढ़ाना किसको है? स्टूडेंट्स को। अपना मेथड किस पे अप्लाई करना है? स्टूडेंट पे। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड तो यू कैन नॉट अचीव द बेसिक आउटकम्स व्हिच यू वांट।
There is no point in using method which your student will not be able to handle because they are not sufficiently mature, for example, or because they lack vital prerequisite skills or do not have access to essential equipment or facilities. कहते हैं कि जैसे टीचर्स के पास भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव किया जा सके, तो उससे फिर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी उस तरीके से अचीव नहीं होते। This is a particularly important consideration when planning things like distance learning course कि ये तो हम उन चीज़ों के लिए कहते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। डिस्टेंस लर्निंग जैसे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने उन्होंने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं वेयर इट इज़ absolutely essential to make your teaching learning method as user friendly as possible कि वो उन बेसिकली कहने का पर्पज ये है कि तुम वो हमेशा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए जो फ्रेंडली भी हो, जिससे सेटिस्फेक्शन लेवल भी अचीव हो और जिससे आउटकम्स भी अचीव हो। और इस फोर्थ स्टेज क्या है, डिटरमिनिंग वेदर यू विल बी कंफर्टेबल विद द चूजन मेथड कि क्या जो मेथड आप बेसिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं, स्टूडेंट सेटिस्फाई है। जब स्टूडेंट सेटिस्फाई है तो क्या आप जिस मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं यू आर सेटिस्फाइड। लेकिन जो आप पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाना एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आपको इनर्स आपकी जो फीलिंग्स है ना वो आपकी सेटिस्फाइड फीलिंग होनी चाहिए कि जो कुछ आज आपने पढ़ाया है कि आए बाएं शाये नहीं किया आपने, जो आप अपने ऑब्जेक्टिव लेके गए थे आपने वो अचीव किए और जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनके अकॉर्डिंग ही आपने अपना मेथड अप्लाई करके स्टूडेंट्स को लर्निंग आउटकम्स अचीव किए हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप उस तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते जिस तरीके से आपको वो बेसिकली जो एक पर्पस होता है लर्निंग एनवायरनमेंट को अचीव करने का वो करना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, आप जो आप हैं खुद टीचर एज अ ओन टीचर वो भी इस एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल है, उस मेथड से कंफर्टेबल है या नहीं है। इट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट दैट यू योर सेल्फ फील कंफर्टेबल विद द टीचिंग लर्निंग मेथड्स कि ये बहुत कहते हैं ज़रूरी है कि आप खुद कंफर्टेबल फील करें कि यू आर कंफर्टेबल और नॉट, कि आप इस इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट कि जो एक टीचर दैट यू आर यूजिंग फॉर इफ यू डू नॉट यू आर वेरी अनलाइकली टू यूज द मेथड प्रॉपरली। कहते हैं कि अगर आप इनर अपनी जो कंफर्टेबल फील नहीं है तो इट्स मीन कि आप नापसंदीदा अंदाज में किसी को पढ़ा रहे हैं, और जब नापसंदीदा अंदाज में किसी को पढ़ाया जाए तो इट्स मीन के यू कैन नॉट अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स जो एक लर्निंग आउटकम्स होनी चाहिए। रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स आर वेरी क्विक टू स्पॉट अ लेक्चर हु इज क्लियरली नॉट फुली कॉम्पिटेंट इन व्हाट he she is trying to do and quit in making you aware of this fact कि कहते हैं कि स्टूडेंट को इस चीज़ का नहीं पता होता कि वो जो कुछ आपने ऑब्जेक्टिव्स लेके जाना है उनको उस पर कोई कमांड नहीं है। कमांड बेसिकली जो होती है वो टीचर को होती है। तो जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई लेवल पे लेके जाके जो अपना मेथड है वो यूज़ नहीं करेंगे तो स्टूडेंट भी उसे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं आप अपने अपने जो आप मेथड यूज़ कर रही है जो वटेवर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है लेक्चर मेथड है जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इट्स मीन कि आप जो स्टूडेंट्स को भी उस तरीके से इनकरेज भी नहीं कर रहे और स्टूडेंट भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। How to select appropriate teaching learning method, determining whether the method will be practical। देखें जब तक किसी लेक्चर को उसने खुद ये कहा है कि अपने बारे में हियर इज नेसेसरी टू आस्क योरसेल्फ, आप अपने बारे में टीचर को अपने बारे में इन क्वेश्चंस का पता होना चाहिए रादर जब वो कोई भी अपना मेथड यूज़ कर रहे हैं कि जब भी उसने कोई मेथड यूज़ करना है क्या वो कंफर्टेबल है उस मेथड से या नहीं है। तो कैसे होगा, will I be able to carry out the instructions on my own or will I need help।
कहते कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस देने, क्या मैं वो सब कुछ कर पाऊंगा या उसके लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ये टीचर्स को अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत होती है बिफोर सिलेक्शन ऑफ मेथड। इंस्ट्रक्शन से पहले उनको ये तमाम सवालों को अपने माइंड में रखना चाहिए। इफ सो, अगर तो आपको ज़रूरत है, सो विल सच हेल्प बी अवेलेबल इंटरनली, क्या ये आपके पास इंटरनली या एक्सटर्नली आपके पास वो हेल्प मौजूद है। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर है तो इंटरनली है या एक्सटर्नली है। अगर इंटरनली है या एक्सटर्नली है, तो क्या आपके पास वो हेल्प अवेलेबल है। थर्ड क्या है, इफ सुटेबल अकोमोडेशन अवेलेबल इंटरनली, अगर तो आपके पास कोई भी अकोमोडेशन आप कहते हैं कि ये है, इससे मैं हेल्प ले सकता हूँ, इसमें से मैं कुछ भी जो आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हैं कि मैं ये हेल्प ले सकता हूँ। इज देयर सफिशिएंट टाइम अवेलेबल, जो आप टाइम पे आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो उस टाइम पे अवेलेबल होगा या होगी, जिसके लिए जिस पर्पज के लिए आप वो इंस्ट्रक्शन या अकोमोडेशन देना चाहते हैं। Are any vital item of equipment facility available internally externally, क्या जो आपने इक्विपमेंट्स या फैसिलिटीज इंटरनली या एक्सटर्नली देनी है, उसके लिए आपके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स या फैसिलिटीज आपके पास मौजूद है। उसके बाद क्या, आर एनी स्पेशल रिसोर्सेज मटेरियल अवेलेबल इंटरनली एक्सटर्नल, क्या वो तमाम स्पेशल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आपने वो तमाम इंटरनली या एक्सटर्नल वो जो रिसोर्सेज के लिए आपने हेल्प ली है। यानी कि जब भी एक टीचर मेथड यूज़ करता है उसके लिए उसको अपने ऑन बियॉन्ड पे के क्वेश्चन खुद से करता है कि मुझे जिसकी उसको हेल्प चाहिए होती है वो उसके पास मौजूद है। अगर अकोमोडेशन लेनी है तो उस टाइम पे मौजूद है, अगर टाइम पे मौजूद है तो क्या वो फैसिलिटीज़ मौजूद है, अगर वो फैसिलिटीज तमाम स्पेशल रिसोर्सेज जो उसके लिए चाहिए वो मौजूद है। थर्ड क्या है, स्टेज डिटरमिनिंग वेदर यू विल बी अलाउड टू यूज द मेथड, क्या आप अब किसी उसको मेथड को करने के लिए आप अलाउ करते हैं, किस किस्म की वेदर यानी कि किस किस्म के मेथड को यूज़ करने के लिए आप खुद को रेडी करते हैं। दिस इज सच एन अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन दैट इज ऑफन नॉट इवन आस्क्ड बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते ज़रूरी नहीं समझा जाता है इस सवाल को बाज़-औक़ात पूछना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है पूछना। Make sure that what you are proposing to do is culturally appropriate and constant with the course regulation and the course modules, के जब आप कोई भी किस्म का जो आपको कोर्स दिया जाता है या कोई कोर्स रेगुलेशन दी जाती हैं, किसी भी किस्म की जो आपकी नेसेसरी कलीग्स हैं या सब्जेक्ट लीडर्स हैं या वट एवर जो भी है, तो क्या आप उनके साथ जो अपने प्लान्स हैं वो शेयर करते हैं, वो मिलके बनाते हैं। इसको बनाते हैं तो इट्स मीन्स कि यू कैन शेयर योर इंस्ट्रक्शंस विद अदर्स। How to select appropriate teaching learning method using the chosen method with your students। कहते हैं कि जो भी फिर आप लेक्चर सेकंड स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे तो ये है कि जो भी आप लेक्चर अपने स्टूडेंट के साथ डिलीवर करते हैं, उसके स्टूडेंट्स को उस बात का पता होना चाहिए कि जो भी कोई आप मेथड यूज़ करता है स्टूडेंट को उसमें इन्वॉल्व करना। जैसे कोई एक्टिविटी करवानी है, कोई मॉडल तैयार करवाना है, कोई डिस्कशन करवानी है, कोई क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, जो भी आपने करवाना है स्टूडेंट को उसके बाद में समझे कल हम ये काम करेंगे, हमारा कंटेंट ये है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अपना मेथड यूज़ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे, किस तरीके से हमें करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग इज एन कौन कौन सी गाइडलाइन होनी चाहिए जब भी आपको ये सिलेक्शन टीचिंग स्ट्रेटजी कोई भी आप यूज़ करते हैं उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है ना वो एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें स्टूडेंट जो है ना वो ऑल टाइम एंगेज हमने रखने होते हैं, स्टूडेंट्स को लर्नर्स को एंगेज रखना होता है एक्टिविटीज़ में। वी हैव टू एक्टिवली एंगेज द लर्नर्स इन लर्निंग एक्टिविटीज़ इफ वी वांट देम टू लर्न व्हाट वी इंटेंडेड टू टीच। यानी कि उसके बेसिकली ये मकसद है कि हमने क्या लर्न करवाना है बच्चों को और हम टीच करवा क्या रहे हैं। लर्नर भी और जो टीचर भी है दोनों एक्टिवली एंगेज होते हैं किसी भी काम में। हैंड्स ऑन माइंड लर्निंग यानी कि इसमें आपके हाथ भी काम कर रहे हैं और आपका दिमाग भी काम कर रहा है। तो रिसर्चर मोस्टली यही शो करते हैं कि रिटेंशन रेट इन लर्निंग बाय डूइंग, जब हम किसी काम को करके करते हैं
तो 75% उसके रिजल्ट होते हैं। और जब हम रिटेंशन रेट्स लर्निंग बाय टीचिंग, जब हम पढ़ के किसी काम को टीच करते हैं तो उसके 90% रिजल्ट होते हैं। गाइडलाइन प्रिंसिपल्स इन द सिलेक्शन, इसका सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि द मोर सेंस दैट आर इन्वॉल्व इन लर्निंग द मोर एंड द बेटर इन द लर्निंग। उन्होंने कहा कि कौन सी सेंस है जो बेस्ट, जिससे बेस्ट लर्निंग जो अचीव हो सकती हैं, रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं दिया मॉडल से बना के बताया हुआ है कि कौन सा सबसे ज़्यादा साइट, जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं। देखिए जब आपके सामने एक मल्टीमीडिया पे डिस्प्ले करके आपको लेक्चर दिया जा रहा है, या एक फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे आपको ज़बानी पढ़ा रही हूँ कि बच्चों आप ये करो, आप ये करो, आप ये है टीचिंग मेथड ये है, लेकिन जब मैं आपको सामने स्लाइड्स के थ्रू डिस्प्ले करके पढ़ा रही हूँ तो जो लर्निंग आउटकम्स आपके बेस्ट उससे होंगी, वो जो मैं कुछ बोल के पढ़ाऊंगी उससे आपकी लर्निंग आउटकम्स बेहतर नहीं होंगी। तो यानी कि ये सिलेक्शन के प्रोसेस का तरीका होता है कि जब स्टूडेंट सामने किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उससे बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करते हैं। उसके बाद है गाइडिंग प्रिंसिपल इन द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर इनहेंस लर्निंग, कहते हैं कि एटमॉस्फेयर ऐसे होना चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई थ्रेट ना हो, जिसमें किसी किस्म का कोई खौफ ना हो। क्लियर और अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिससे लर्न जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। फिजिकल क्लासरूम कंडीशन, प्रॉपर लाइटनिंग, गुड वेंटिलेशन, ऑर्डर, टाइमनेस, पेंटिंग ऑफ द रूम्स, यानी कि ये उन्होंने कहा है कि तुम ऐसी रूम की डेकोरेशन इस किस्म की होनी चाहिए जो अट्रैक्टेबल हो और स्टूडेंट उससे ज़्यादा लर्न करें। फिजिकल क्लाइमेट क्या है? पर्सनालिटी ऑफ द टीचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बच्चों के लिए, और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा लर्न करते भी हैं, सीखते भी हैं, और ज़्यादा वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो टीचर की पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सुपर किस्म की होनी चाहिए, जिससे बच्चे जो है ना वो स्टूडेंट क्या रिपोर्ट बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान बहुत बेस्ट कनेक्शन होना चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना हो। रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन, तो कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो विदाउट हेजिटेशन अपने टीचर्स के साथ कर सकते। देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स में ये क्या है कि स्टेप ऑन हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि हम किस तरीके से जो अपना क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके लिए लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं कि जिससे हम अपना पॉजिटिव मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ इंट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत डेकोरेटेड क्लास होनी चाहिए, रोज को तब्दील कर देना चाहिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ होना चाहिए। कल्टिवेट कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, सबसे पहले ये कि हमें जो अपने क्लासरूम का वो एनवायरनमेंट वो बिल्कुल सबसे पहले उसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, किसी किसी का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसकनसेप्शन नहीं होनी चाहिए। बिलीव ऑन योर ओन स्टूडेंट कैपेसिटी, टीचर को अपने स्टूडेंट की कैपेसिटी का पता होना चाहिए और उस पर यकीन भी होना चाहिए। मेक आवर स्टूडेंट फील दे बिलोंग टू कम्युनिटी ऑफ लर्नर विद शेयर्ड गोल और पर्पस, कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाना और उसको ये फील करवाना कि यू आर द लर्नर्स, आप हमारी कम्युनिटी के लिए बेस्ट लर्नर्स हैं जिन्होंने जो कम्युनिटी के गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। इंकरेज मोर कोलैबोरेशंस एंड कोऑपरेशन एंड लेस कॉम्पिटिशंस, यानी कि जो टीचर है उसको चाहिए कि वो स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन और उसमें कोऑपरेशन पैदा करे, ताउन के साथ। ये नहीं कंपटीशन, देखिए कंपटीशन से लर्निंग होती है लेकिन जो उससे दो स्टूडेंट के दरमियान, तीन स्टूडेंट के दरमियान कंपटीशन हो जाएगा तो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। इसलिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें इंकरेजमेंट और कोलैबोरेशंस और कोऑपरेशंस ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। विदाउट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। गिव अलाउंस फॉर मिस्टेक्स, अगर कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो उनको उसकी ठीक करने की परमिशन भी देनी चाहिए। ये नहीं है कि ऑर्डर मीन्स ऑर्डर, कि आपने गलत कर दिया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो उनको जब अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक करने की भी परमिशन देनी चाहिए। लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द स्टूडेंट एवरीडे लाइफ, कहते हैं लर्निंग तब ही मीनिंगफुल होती है जब हम उनको स्टूडेंट की एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। द मीनिंगफुलनेस
What we teach is considerably reduce of our practices of teaching simply by testing, answering pedagogy यानी कि स्टूडेंट को किसी भी काम में जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट को कहते हैं बेटे यू कैन डू दैट यू कैन डू दैट यू कैन डू दैट आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट इट मीन व्हाट यू से व्हाट यू यानी कि जब हम उस चीज को स्टूडेंट के साथ रिलेट करके पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल तरीके से तो उससे जो लर्निंग आउटकम्स है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। गुड टीचिंग गोज बियॉन्ड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं जो अच्छी टीचिंग है ना वो इंफॉर्मेशन का एक मजमुआ होता है वो रिकॉल करती है इकट्ठा करती है इंफॉर्मेशन को। टीचिंग शुड टीच द लेवल्स ऑफ एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन टू ओन आवर स्टूडेंट थिंकिंग स्किल्स कि जिससे हम अपने स्टूडेंट की जो थिंकिंग स्किल है उनको इनहेंस करते हैं उनके अंदर एक बेस्ट जो प्रोडक्शन है वो अचीव। उसके बाद एक एन इंटीग्रेटेड टीचिंग अप्रोच इज मोर इफेक्टिव देन टीचिंग आइसोलेटेड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं जो इंटीग्रेशन का मीन्स होता है कि अलॉट पार्ट डिफरेंट चीज़ों का एक मजमुआ बन जाना। तो कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ के थ्रू नए बच्चों को कंसंट्रेट करवाना चाहिए उसमें डिफरेंट चीज़ों को अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि यू कैन डू यू कैन आज ये बड़ा थोड़ा सा इसको ये करें अगर इसमें ये चीज़ करवा ली जाए अगर इसमें ये एक्टिविटी करवा ली जाए अगर ये करवा लीजिए अगर ये चीज़ इस तरीके से हो तो उससे जो एक एनवायरनमेंट है ना वो बहुत बेस्ट हो जाता है और इससे स्टूडेंट की जो मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है ना वो भी हम ना अचीव करते हैं और स्टूडेंट्स के अंदर इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स जो है ना वो बहुत बेस्ट हो जाती है। An integrated approach incorporated successful research based on brain-based instructional strategies. Without rehearsal और कांस्टेंट अटेंशन कहते हैं जब तक हम किसी काम में रिहर्सल नहीं कर सकते या उसमें हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता इंफॉर्मेशन का तो इंफॉर्मेशन जो है ना वो 20 से 20 सेकंड्स के बाद ना ख़त्म हो जाती है। और अगर हम किसी चीज़ को रिहर्सल करते हैं उसमें उसकी पूरी कंसंट्रेशन करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज में शामिल हो जाती है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क कहते हैं जो लर्निंग है वो उससे हम बहुत सारे नेटवर्क जो है उनके साथ लिंक करते हैं। Our brains have difficulty comprehending very large numbers because we have nothing of our experience to hook them to. The eyes contain nearly 70% of the body's sensory irrespective send millions of the signals every second along the optic nerves to the visual processing of the brain. There is a little doubt when information is in the music or rhythm, it recall easier than what it is proposed. उसका बेसिकली इसमें ये मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं सुनते हैं लर्न करते हैं फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उससे जो लर्निंग आउटकम्स है वो बेटर होती है बजाय इसके कि हम जस्ट लिसन एंड देन गो। उससे जो देखें जब हम कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं तो बच्चे उसको जस्ट सुनते चले जाते हैं वो जब बाहर जाकर आपस में बातें करते हैं कुछ करते हैं वो उसको भूल जाते हैं। अगर वो उसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके क्वेश्चनिंग आंसरिंग करके किया जाए और स्टूडेंट जाके उसकी रिहर्सल कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे रहे हैं तो फिर वो लेक्चर उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाता है वो कभी भूल। Thank you so much. Because if you have any questions, you can ask me. Thanks.